हाय गाइस, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो गाइस, आप सभी की भारी डिमांड पर चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर दी गई है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी जुड़ पाए क्लास से। और आज आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की पहली क्लास है, जिसमें हम दोस्तों ये जानेंगे कि ये आपका सेकंड पेपर है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और आपका ये जो है 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का पूछा जाता है, मेन सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो आज लोग हम इस वीडियो में आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यानी इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है इस सब्जेक्ट का, या फिर कितना आप लोगों को इसमें पहले से आता है। क्या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, या फिर बिल्कुल नया है सब कुछ। तो चलिए जानते हैं कि इस विषय में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं बिल्कुल विस्तार से। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ आपका ये 4th सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। चलिए पहला टॉपिक इसमें अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा कि क्या होता है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ। ये दोस्तों आपका एजुकेशनल प्लानिंग और कंट्रोलिंग के नाम से या मैनेजमेंट के नाम से आपका ये चैप्टर है, जिसमें आपको जानना होगा कि किस तरह से कोई संस्था योजनाबद्ध तरीके से अपने संस्था को चलाती है, उसमें योजना को लागू करके उसको कंट्रोल करती है। ये सभी चीज़ें आपको इसके माध्यम से जानना होगा कि कैसे मैनेजमेंट संभाला जाता है। पहले टॉपिक का जो आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ आप जानेंगे, आवश्यकता और उसके महत्व। कल होगी आपकी ये पहली क्लास, जिसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। विद्यालय में प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसके क्या महत्व होते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तीसरा टॉपिक आपका है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। जैसे प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, जैसे विद्यालय भवन, फर्नीचर और शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, इन सभी को किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि कम से कम आपके खर्च हो, कम से कम समय लगे और योजनाबद्ध तरीके से आपका संचालन हो। आगे बात कर लिए मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। शिक्षक, बच्चे, समुदाय, इनको किस तरीके से मैनेज करके रखना है। समुदाय में कौन कौन लोग आ जाएंगे, जैसे ग्राम समिति, विद्यालय प्रबंधन, और यहाँ पर अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ और महिला प्रेरक दल, ये सभी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक आपका है वित्तीय प्रबंधन, यानी जो बजट मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे, कि कितना पैसा खर्च करना है, किस काम में कितना पैसा खर्च करेंगे, वो उसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी है, ये यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय अनुदान या TLM ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन और ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, इस सभी का किस तरीके से अपने विद्यालय में आपको प्रबंधन करना होगा, ये आप यहाँ सीखेंगे। अगला टॉपिक आपका है गाइस शैक्षिक प्रबंधन। इसमें आपको देखना है कि कक्षा का कैसे प्रबंधन किया जाए। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कॉर्नर, पुस्तकालय का प्रबंध हो। ठीक है, पुस्तकें हो, पाठ्य पुस्तकें बच्चों के पास, और ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे, यानी शिक्षा को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है। फिर उसके बाद समय प्रबंध। बहुत आसान ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार पढ़ने पर अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को सीखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग कल की क्लास में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर समझना है समय प्रबंधन,
यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और जो है एक इस तरह से काम हो कि विद्यालय के विकासात्मक जो है आप कह सकते हैं कि विकास हो विद्यालय का, ऐसे कार्य हो और कम से कम समय में हो, जो अब विद्यार्थी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ पर 1 या 2 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु क्या समय सारणी हो सकती है? जहाँ 3 से 4 अध्यापक होते हैं, ऐसे विद्यालयों में किस तरह से समय सारणी बनाई जाए कि पूरी तरीके से समय का प्रबंधन किया जा सके। जहाँ 5 अध्यापक वाले विद्यालय होते हैं, उनमें किस तरीके से समय सारणी बनानी होगी। ठीक है, इसके आगे आपको पढ़ना है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, जैसे खेलकूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी। ये सभी जो कार्यक्रम हैं इनको कैसे मैनेज किया जाए, या फिर इनका आप कह सकते हैं कि इनको कैसे अपने विद्यालय में इनका संचालन किया जाए कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। इन सभी का प्रबंधन कैसे करना है ये आप सीखेंगे। फिर सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, विद्यालय सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, ये सभी आप यहाँ सीखेंगे। फिर आप देख रहे हैं विद्यालय अभिलेख के प्रकार, ये आपको कुछ पंजिका बनाने के लिए सिखाई जाएगी। अभिभावक शिक्षक पंजिका कैसे होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो बहुत सारे चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए है, क्योंकि आपका 50 नंबर का पेपर है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, ये आपको यहाँ जानने होंगे। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की क्या भूमिका होती है, जैसे प्रधान अध्यापक की क्या भूमिका है, समुदाय की या अभिभावक की क्या भूमिका होती है एक विद्यार्थी के जीवन में। ठीक है, या फिर पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र होगा, न्याय पंचायत, ये सभी कैसे प्रभावित करते हैं शिक्षा को। आगे बात कर ली जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आ जाता है, जिससे हमेशा आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। इस पर सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी आपका ईयर का एग्ज़ाम नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आए हों। तो यहाँ आप सीखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के बारे में, जैसे NCERT हो गया, NCTE हो गया, ठीक है, न्यूपा हो गया, IGNOU, NIOS, ये सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आपने देख लिए, अब यहाँ पर राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जैसे SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य हिंदी संस्थान, इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP का क्या अर्थ होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। फिर जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बातचीत आप लोग बीच में नहीं करिए, एक बार समझ लीजिए सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपके दिमाग में एक मॉडल तैयार हो जाएगा। फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए फिर आगे जानते हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सभी के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद जिले के बाद आपको स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, NPRC हो गया, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद का गठन और कार्य जानेंगे, ठीक है, इनके अधिनियम और TET नियमावली, ये बिल्कुल पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, जो कि आपको आपके कॉलेज में आपको कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जितना भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस सिलेबस की PDF गाइज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के ऑनलाइन शिक्षण सर्च करेंगे, ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है, ये सर्च करिए, आपको दिख जाएगा वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लासेस की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी
और अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में मैं आपका पिन कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्लास ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब आपका प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको आपके कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा। सो ये था आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें आपने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक कैसे आपको पढ़ने हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपका ये सिलेबस था इस सब्जेक्ट का। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने जान लिया है कौन कौन से टॉपिक्स है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए फिर कल से इसकी क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को अवगत करा दीजिए कि क्लासेस शुरू हो गई है और ज्वाइन करें क्लासेस, क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे तभी हम आपको आगे की क्लासेस प्रोवाइड कर पाएंगे। आपने इतना कहा तो हमने आपके लिए क्लास ज़रूर शुरू की है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे कल की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।